हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है। आप चाहें तो क्या बोलते हैं वेबसाइट पे जाके इस टेस्ट को सॉफ्टवेयर मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल करके पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और फिर सॉल्व करने के बाद इसको मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन के डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। मैंने पहला वर्ड आपके सामने लिख दिया है और ये वर्ड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है कैप्टिविटी। टाइम वेस्ट न करते हुए इसलिए मैंने पहले लिख दिया थोड़ा सा कैप्टिविटी। और कैप्टिविटी से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ देखिए, कैप्चर, कैप्टिविटी एंड कैप्टिवेट। ठीक, कैप्चर का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना। तीनों का रूट सेम है, किसी को पकड़ लेना, जकड़ लेना। ठीक, तो कैप्चर का मतलब ये आता है पकड़ लेना, टू कैच। ठीक, एक वर्ब नाउन होता है, जनरली वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको एज नाउन भी यूज कर लेते हैं। सेकंड वर्ड साथियों आता है इसका इसी कैप्चर से कैप्टिविटी। ITY लास्ट में आ गया है, जो हमसे कह रहा है कि एक नाउन है, और ITY का मतलब आता है स्टेट, अवस्था। ठीक, यानी किसी को पकड़ने की अवस्था, यानी कैद। इम्प्रिजनमेंट यानी किसी को जेल, किसी को किसी चीज़ में रोक देना और उसको वहाँ से बाहर न जाने देना। ठीक है, सिंगल वर्ड ले रहा हूँ, और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों से बन जाता है, ये हो गया वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 एंड वर्ड नंबर 3। कैप्टिवेट, किसी के मन को पकड़ लेना, किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, किसी को अपने बंधन में बांध देना, किसी को आकर्षित करना। कैप्टिवेट यानी हम अचंभित रह गए, हम जड़वत हो गए, हम बंध गए। ठीक, हम किसी के मोहपाश में बंध गए और हम वहाँ से निकल नहीं पाए। ठीक, मोहित कर लेना। अट्रैक्ट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने वर्ब लिया है साथियों, मेस्मराइज, MESMERISE, यानी किसी को अत्यधिक आकर्षित कर देना। ठीक है, तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि एंटोनिम बताओ। कोई बात नहीं भाई, एंटोनिम बता देते हैं। पहला हो गया लिबर्टी। ठीक, तो वही कैप्टिविटी का मतलब आता है कैद, तो इसका इम्प्रिजनमेंट का उल्टा लिबर्टी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट, सॉरी ये तो मीनिंग ही हो गया सेकंड वाला। चीयर का मतलब होता है खुशी। ठीक, हैप्पीनेस। और ऑफेंस का मतलब आता है कोई अपराध या कोई गलती। अपराधी कह सकते हैं हम लोग, ऑफेंस। क्राइम लिख लो, क्राइम, OFFENCE। ऑफेंस का मतलब क्राइम। ठीक, अपराध। ठीक है, यही वर्ड लेंगे। ठीक, और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं साथियों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस बार पूछा फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारा प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। ठीक, 2 या 3 पेपर, या हो सकता है सिंगल पेपर मिला करके मैंने इसको बनाया है। ठीक, ताकि आपको वही क्वेश्चंस, वही रूल्स और वही आपको वर्ड्स मिले जो आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं बार बार। ठीक, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। When are you dash to write to your friend? When are you dash to write to your friend? चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, सोच रहा हूँ। ठीक, When are you dash to write up to your friend? जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है साथियों, व्हेन आर यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक, व्हेन हो गया हमारा भाई इंटरोगेटिव वर्ड होता है ये तो। ठीक, और क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक, यानी पहला वर्ब सबसे पहले आएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, आर पहले आ गया, यू हमारा सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे आना चाहिए मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद में आ गया है प्रेपोजिशन, और सॉरी टू राइट हमारा क्या इन्फिनिटिव बन गया। ठीक, इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टू राइट, और आगे फिर प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट आ गया। ये प्रेपोजिशन और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पार्ट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा इज एम आर है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या फोर्थ फॉर्म आता है। यानी ये जो मेन वर्ब आएगा ये या तो थर्ड फॉर्म में होगा या फोर्थ फॉर्म में होगा। ये पहले चेक करते हैं कौन कौन से हैं इसमें आंसर। तो इसमें पहला V3 है, गॉन हो सकता है। दूसरा गोइंग V4 है, ये भी हो सकता है।
तीसरा कट जाएगा क्योंकि गोज V5 होता है, कट गया, और चौथा भी कट जाएगा, गो V1 होता है। हमारा आंसर बचा या तो 1 या 2। व्हेन आर यू गॉन, तो साथियों आपको बताना चाहूंगा व्हेन आर यू गॉन, ठीक, अगर हम लिखेंगे आर गॉन, ठीक, तो ये पैसिव हो गया देखा जाए तो, ठीक, आर प्लस इज एम आर प्लस V3 पैसिव हो गया, ठीक। और याद रखिएगा गो का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, गो का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक, गो का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ये इनट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि आदमी खुद जाता है, ठीक, इसका किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं पड़ता है, ठीक। तो खैर गो का आप इतना याद रखो, गो का पैसिव नहीं बनता है, यानी आंसर नंबर 1 गया, ठीक। तो बचता हमारे पास में सिर्फ आंसर नंबर 2, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक, गोइंग टू राइट, ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा गोइंग टू राइट, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट। और साथियों याद रखिएगा गोइंग प्लस 2 प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव, ठीक, ये हमारा शो करता है फ्यूचर, ठीक, गोइंग प्लस 2 प्लस V1, ठीक, गोइंग टू टॉक बोलने जा रहा है यानी बोलने वाला है, तो गोइंग प्लस 2 प्लस V1 इज इक्वल टू फ्यूचर, यानी ये कहता है ऐसा होने जा रहा है, मीनिंग वही रहता है जो निकल के आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, लिखने जा रहे हो तुम कब, टू योर फ्रेंड, तुम अपने मित्र से को कब पत्र लिखने जा रहे हो, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 2। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये कह रहा है कि अप्रूव का एंटोनिम बताओ, ओके, अप्रूव का एंटोनिम बताओ, तो बता देते हैं। अप्रूव इजी वर्ड है, इसमें लिखने वाले कोई वर्ड्स नहीं आ रहे साथियों। ये अप्रूव का एंटोनिम हमसे पूछ रहा है, तो पहला हो गया हमारा एग्री, ठीक, पहला हो गया हमारा एग्री, ठीक। अप्रूव का मतलब क्या होता है, सहमत होना। अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी से सहमत होना, तो पहला तो मीनिंग हो गया सहमत होना। दूसरा एंटोनिम हो गया रिजेक्ट, सहमत न होना, खारिज करना, निरस्त करना। अपील, प्रार्थना करना, ठीक, बेसिक मीनिंग प्रार्थना करना, और आकर्षित करना भी होता है अपील का एक मतलब, लेकिन मेन मतलब जाता है किसी से अपील करना, यानी किसी से टू प्रे, ठीक, प्रार्थना करना, विनती करना। और कन्फर्म का मतलब है सुनिश्चित करना। तो भैया यहाँ एंटोनिम तो एक ही हो सकता है, वो है आंसर नंबर 2। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नंबर 4 पे आते हैं। टू कट 1 शॉर्ट, ये ऐसे पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको लिख देता हूँ, उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है। टू कट 1 शॉर्ट, आइए इसको बताया था साथियों, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। टू कट 1 शॉर्ट, इसको आप यूं याद करिएगा, ये जो 1 है ना, कट 1 का मतलब है वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही। सपोज इसको मान लीजिए अनिल, टू कट अनिल शॉर्ट, यानी अनिल की बात को बीच में ही काट के छोटा कर देना। जो अनिल ने कहा है उसकी बात को काट के छोटा कर देना, यानी अनिल को अपनी बात खत्म न करने देना। तो क्या आंसर आ जाएगा, अब जरा देखिए क्या आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 2, टू इंटरप्ट समवन। कट शॉर्ट का मतलब है उसके कॉन्वर्सेशन को बीच में ही शॉर्ट, छोटा कर देना, उसको अपनी बात समाप्त न करने देना, ठीक। तो आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 2, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, ठीक। लेट एक वर्ब होता है जिसका बेसिक मतलब जाता है अलाउ। साथियों लेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब जाता है अलाउ, और लेट वाला रूल तो आपको पता ही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ठीक। पॉजिटिव वर्ब होता है, मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन लेट का ये रूल कभी ना भूलना, चौहान याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1,
ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, और लेट का मतलब आता है अलाउ, वर्ब होता है। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट लेट, यानी किसी को भी अनुमति मत दो, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी, अवसर को अनुमति मत दो, स्लिप अवे। ओ, अवसर को अनुमति मत दो, स्लिप अवे यानी निकल जाने का, यानी अवसर को निकलने की अनुमति मत दो, यानी अवसर को निकलने मत देना, ठीक। एंड यू विल रिपेंट, और तुम पछताओगे। एंड को अंडरलाइन किया जाए, एंड यू विल रिपेंट, और तुम पछताओगे। तो डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट, और तुम पछताओगे। देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। देखो साथियों, क्वेश्चन ये है, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, डू नॉट लेट, डू नॉट अलाउ, अलाउ मत करना, द अपॉर्चुनिटी, अवसर को अलाउ मत करना, स्लिप अवे, ताकि वो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाए, ये कभी मत होने देना, ठीक। एंड यू विल रिपेंट, और तुम पछताओगे। अरे भैया, एंड के बाद एंड, तो एंड क्या करता है भाई, देखो एंड जो है वो क्या करता है, डबल प्लस या डबल माइनस को लिंक करता है। एंड प्लस वाली बात को आगे बढ़ाता है या माइनस वाली बात को आगे बढ़ाता है, ठीक। और ये उल्टा ही बोल रहा है। ये पहला सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी, अवसर को जाने मत देना, और सेकंड वाला कहता और तुम पछताओगे। यही गलती होगी, इसका मतलब क्लियर है कि गलती हमारे एंड यू विल रिपेंट वाले पार्ट में है। इसकी हिंदी एक्चुअली होनी क्या चाहिए, अब आप बताइए। एंड कुछ गलत लग रहा है, एंड डबल प्लस या डबल माइनस से जोड़ता है, यहाँ पहला सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए। आप हिंदी में पहले बताओ क्या आ जाएगा, ठीक। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, अवसर को जाने मत देना, डैश यू विल रिपेंट, तुम पछताओगे। अवसर को जाने मत देना, डैश तुम पछताओगे। जरा बीच में जोड़ो, दोनों को जोड़ो। अवसर को जाने मत देना, नहीं तो वरना तुम पछताओगे, नहीं तो वरना तुम पछताओगे। तो यहाँ पे एंड के बजाय हिंदी में इसका सेंस आ रहा है नहीं तो या वरना तुम पछताओगे, और वरना के लिए हम लोग यूज करते हैं लेस्ट, ठीक। और या हम लोग यूज करते हैं अन्यथा तुम पछताओगे, अन्यथा अदरवाइज, एल्स, अगर ये ना हुआ तो एल्स, इसके अलावा, ठीक। तो यहां पे आ सकता है लेस्ट, या आ सकता है अदरवाइज, या आ सकता है मैंने बताया तीसरा क्या बताया, एल्स। देखिए, अदरवाइज यू विल रिपेंट, वरना तुम पछताओगे, लेस्ट यू विल रिपेंट, वरना तुम पछताओगे, एल्स यू विल रिपेंट। एक समस्या यह है कि लेस्ट के बाद में सब्जेक्ट प्लस शुड आता है, याद रखिएगा, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ठीक। ये ग्रामर बोलती, कभी कभी मैंने इसके एक्सेप्शंस भी देखे हैं, लेकिन रूल ये कहता है लेस्ट वरना प्लस, उसके बाद में नया सेंटेंस कंजंक्शन होता है, नया सेंटेंस शुरू होता है, नया सब्जेक्ट आएगा, और शुड एज हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। यहां पे आ रहा है विल, इसलिए हम लोग यहां पे लेस्ट को प्रेफर न करके अदरवाइज या एल्स लगा सकते हैं। इनके साथ में कोई शुड वाला रूल नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ गया साथियों हमारा, आंसर नंबर 2। एंड गलत हो गया, एंड की बजाय अदरवाइज या एल्स आ जाएगा, अन्यथा तुम पछताओगे, ठीक है। आइए नंबर 6 पे आते हैं, काफी टाइम लग गया इसमें। यू मस्ट एपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस, ठीक। ग्रामर कहती है कि एपोलोजाइज के साथ में टू प्लस वह व्यक्ति आता है जिससे हम माफी मांग रहे हैं, ठीक है। यू शुड एपोलोजाइज टू योर पेरेंट्स, ठीक। आपको अपने माता पिता से माफी मांगनी चाहिए, जिससे कोई अगर किसी से गलती हो गई मान लो, तो यहाँ पे यू मस्ट एपोलोजाइज, तुम्हें गलती अवश्य माननी है, टू हिम फॉर दिस, ठीक, उससे, उसके प्रति, फॉर दिस, इस सब के लिए, ठीक है। एपोलोजाइज प्लस टू प्लस पर्सन। नंबर 7, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, ठीक। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, तो इसमें साथियों इलिटरेट, अनपढ़, ठीक, यही हमारा आंसर होना चाहिए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंड का मतलब हो जाता है टू अंडरस्टैंड, ठीक। मैं लिख देता हूं जरा मीनिंग फटाफट। तो साथियों ये मैंने लिख दिया 2 वर्ड, ठीक, आपका समय बचाते हुए।
कॉम्प्रहेंड से बन रहा है इनकॉम्प्रहेंड। कॉम्प्रहेंड का मतलब जाता है समझना, वर्ब होता है ये, ठीक। इट इज़ अ वर्ब जिसका मतलब जाता है समझना, ठीक। टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। और इससे वर्ड बन गया इनकॉम्प्रहेंसिबल, ठीक। कॉम्प्रहेंड समझना, इन का मतलब नहीं, एबल का मतलब के योग्य, ठीक। या जिसको समझा नहीं एबल जा सकता है, जिसको समझा ना जा सके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक। वो जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक। इनकॉम्प्रहेंसिबल, कंफ्यूजिंग, ठीक। या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये भी कह सकते हैं, मतलब यही बेसिकली ले लें। फ्रूगल बहुत ही पॉजिटिव वर्ड हो जाता है जिसका मतलब आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। मितव्ययी मैंने कई बार इसके सिनोनिम्स लिखा रखे, 2-3 अभी आपको लिखा देता हूँ, ठीक। फ्रूगल का मतलब क्या आता है? मितव्ययी यानी सोच समझ के खर्च करने वाला, जिसके लिए हम लोग पहला वर्ड तो प्रूडेंट ले लेंगे। सच प्रूडेंट कल भी आया था, मैंने आपसे बताया था, बहुत ही समझदार, बहुत ही केयरफुल, नाप तोल कर सोच समझ के कार्य करने वाला, उसको हम लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं, यानी सोच समझ के खर्च करने वाला, फ्रूगल, ठीक। इसके अलावा हम लोग इसके लिए ले सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, ठीक, और इकोनॉमिकल, है ना। जो लोग भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करते हैं हमारी, ठीक, वो और जो रेगुलर एसटी देते रहते हैं उन सबको याद ही होंगे, ठीक। फ्रूगल, प्रूडेंट, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, 5 ही वर्ड दूंगा। 5 का मतलब आता है मितव्ययी, सोच समझ के खर्च करने वाला। माइजर जो है वो कंजूस में आ जाता है, कभी कभी इसके सिनोनिम के रूप में आता है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं डालूंगा, ठीक। ये 5 पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये सब कहते हैं कि बहुत ही सोच समझ के खर्च करने वाला, ठीक। तो फ्रूगल हो गया। और चौथा कहता है इलेजिबल, ठीक। इलेजिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 2 वर्ड होते हैं, आपको मैं लिखवा देता हूं, ठीक। देखिए साथियों, लेजिबल और इलेजिबल, या यहां से लिखते हैं इलेजिबल। देखिए लेजिबल जो बनता है साथियों वो लेज से बन रहा है। लेज का मतलब आता है लेक्स, और लेक्स का मतलब आता है अक्षर, शब्द, ठीक। और एबल का मतलब योग्य, इसका मतलब आता है योग्य शब्द या अक्षर, यानी इसका मतलब हो गया सुंदर राइटिंग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूँ, इरादा है आपको समझाने का, ठीक। तो लेजिबल का मतलब आता है रीडेबल, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जो पढ़े जा सकते हैं, पठनीय है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सिंगल वर्ड याद रखना, लेजिबल, पठनीय। और इलेजिबल, इसमें इन लग के इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये हो गया अपठनीय, ठीक। नॉन रीडेबल या अनरीडेबल कर दे, ये रीडेबल है, ठीक है, तो ये रीडेबल हो जाएगा, ठीक। पठनीय और अपठनीय, और इसको कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल भी। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब जाता है, आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप इस एग्ज़ाम को देने के योग्य हैं, आपके अंदर वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं कि ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, ठीक। योग्य, एबल, और इसका एंटोनिम आता है इन एलिजिबल। तो कभी भी दोनों शब्दों को मिक्सअप मत करिएगा, ये 4 वर्ड मैचिंग है, ठीक। लेजिबल, इलेजिबल, एलिजिबल, इनएलिजिबल। एलिजिबल से कंफ्यूज मत करिएगा कि एलिजिबल आप डेली इस वर्ड को जानते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो आप उसके लिए या तो एलिजिबल होते हैं या कभी कभी अनफॉर्चुनेटली इनएलिजिबल हो जाते हैं, ठीक। तो इससे लेज को, लेक्स को कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, वरना समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इलेजिबल का मतलब हो गया अपठनीय, अनरीडेबल, वह राइटिंग जिसको हम आसानी से न पढ़ सकें, ठीक। क्योंकि लेक्स का मतलब हो गया अक्षर, वह अक्षर जो ठीक नहीं लिखे गए हैं। नंबर 7, 8, नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। अच्छा, मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक। मैन सब्जेक्ट हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग डिजायर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मनुष्य एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तीव्र इच्छा होती है टू एक्यूमुलेट वेल्थ, पैसा एक्यूमुलेट, जमा करने। तो ये शायद कहना चाह रहा है कि मनुष्य
पैसा, मनुष्य को पैसा जमा करने की एक तीव्र इच्छा होती है। ठीक, आइए देखते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। अच्छा, मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में V1 नहीं आ सकता है, यानी पहला, ठीक, कट जाएगा साथियों, क्योंकि मैन के साथ में हैव नहीं आ सकता है। और हैड कहता है कि सेंटेंस पास्ट में चला गया, यानी मनुष्य की पैसा इकट्ठा करने की तीव्र इच्छा पहले थी, अब नहीं है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा, ठीक, इसलिए दूसरा भी कट गया। तीसरा कहता है इज हैविंग के नीचे लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कह रहा है मनुष्य की हो रही है या ये मनुष्य के पास हो रही है एक तीव्र इच्छा। तो भैया ये तीव्र इच्छा हो रही है या मनुष्य की इच्छा पैसा कमाने की होती है या हो रही है, आप बताइए। ठीक भाई, ये शायद तो एक जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है या चाह रहा है। तो चाह रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो गया, तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका तीसरा भी कट जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है बल्कि ये, ठीक, ये एक जनरल ट्रूथ है, इसमें सिंपल प्रेजेंट लगता है, जिसका मतलब हो गया ऐसा ही था, है और आगे भी रहेगा। मनुष्य की पैसा जमा करने की एक तीव्र इच्छा हो रही है, नहीं बल्कि होती है। आंसर नंबर 4 V5 सिंपल प्रेजेंट। टू टेक वंस हैट ऑफ, भैया हम हैट उतारते हैं जब हम किसी को बहुत सम्मान देते हैं। ठीक है, तो 9th का आंसर हो जाएगा, 9th पे हम लोग आ गए साथियों, 9th पे टू टेक वंस हैट ऑफ का आंसर हो जाएगा टू, ठीक, हाँ, टू रिस्पेक्ट समवन, या टू, चौथा आ गया टू एडमायर समवन, किसी को, किसी की प्रशंसा करना, किसी का सम्मान करना। ठीक है, आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10th, मार्कोनी डैश द रेडियो, मार्कोनी डिस्कवर्ड द रेडियो, मार्कोनी ने रेडियो खोजा था। दूसरा कहता है इन्वेंटेड, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, हो सकता है। तीसरा कहता है मार्कोनी बिल्ड द रेडियो, मार्कोनी ने रेडियो बनाया था। क्यों कटेगा अभी बताता हूँ। चौथा कहता है मार्कोनी असेंबल्ड द रेडियो। देखिए, डिस्कवर्ड और असेंबल्ड दोनों का मतलब है रेडियो पहले से तैयार था। डिस्कवर्ड कहता है रेडियो तैयार था, मार्कोनी ने गड्ढा खोदा, उसको खोज लिया, या कहीं अलमारी खोल ढूंढी और उसको वो मिल गया। ठीक, तो डिस्कवर का मतलब आता है कोई खोई हुई चीज़ का मिल जाना या छुपी हुई चीज़ का सामने आना, जबकि शायद वो कहना चाह रहा है कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार पहली बार बनाया था। तो पहला कट गया और चौथा भी वही कहता है। असेंबल्ड का मतलब हो गया कि 4-5 पार्ट जोड़ करके उसको तैयार कर दिया, जबकि उसने पूरा उसका आविष्कार किया था। अब 2-3 क्यों कट जाता है? बिल्ड और आविष्कार में फ़र्क ये भाई, आविष्कार में एक साइंटिफिक फॉर्मूला, एक पूरी थ्योरी, एक पूरा थ्योरी से प्रैक्टिकल में आने का सेंस लगता है, और बिल्ड तो हम लोग दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बना देना। घर भी हम लोग बनाते हैं, झोपड़ी भी बनाते हैं, ठीक, एक छोटा सा क्या बोलते हैं कोई पत्थर का एक टुकड़ा भी हम, जो है कंक्रीट का टुकड़ा भी हम बनाते हैं, ठीक, लकड़ी का छोटा सा एक गुटका भी हम बनाते हैं। तो बिल्ड का मतलब तो जनरल सेंस में आ गया, ठीक, और जबकि इन्वेंट का मतलब हो गया उसने पहली बार ये काम किया और सारे फॉर्मूले और थ्योरी बना करके ये काम किया। तो हमारा आंसर आ जाएगा रेडियो का आविष्कार किया था। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11th के आ जाते हैं साथियों। 11th, फॉरगिव, इस पर भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ, 4 सिंपल वर्ड्स दिए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉरगिव का मतलब जाता है किसी को माफ कर देना, क्षमा करना, है ना, और सिनोनिम निकालना है। पहला कहता है फॉरगेट, भूल जाना, ठीक। एक फ्रेज जरूर होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी क्षमा करो और भूल जाओ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, यानी क्षमा करो, ठीक, या किसी का भला करो और फिर ये भूल जाओ, उम्मीद मत करो कि वो वापस तुम्हारा भला करेगा। तो यहाँ भी कहता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी फॉरगिव यानी माफ़ करो किसी को, एंड भूल जाओ कि हमने किसी को माफ़ किया है। बहरहाल हमको तो मीनिंग निकालना है, फ्रेज नहीं निकालना है। एक्यूज इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी पर कोई आरोप मढ़ना, चार्ज, ठीक, किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है साथियों, याद रखिएगा, एक्यूज प्लस ऑफ का किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। पार्डन का मतलब जाता है किसी को क्षमा कर देना, हो सकता है ये आंसर हमारा। और चौथा कहता है कंपेल, किसी को किसी कार्य के लिए बाध्य करना, जोर देना, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में 12th पे आते हैं, एक और फिल इन द ब्लैंक्स आपका इंतजार कर रहा है। आई सब्जेक्ट हो गया, डैश वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया।
आई डैश हिम टू यूज माई बाइक, मेरी बाइक का इस्तेमाल करना, टू गो टू द ऑफिस। अच्छा, यानी ये कहना चाह रहा, आई डैश हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस। आइए मैं इसको लिख करके करते हैं इसको, चलिए साथियों ये है क्वेश्चन, आई डैश हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस। ठीक, और फटाफट मैंने चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं। पहला है ग्रांटेड, दान देना, अलाउड, अनुमति देना, एडमोनिश, किसी को पूरी तरह से डांटना डपटना। ठीक, और सैंक्शन, किसी प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर देना यानी स्वीकृति देना, स्वीकृत करना। ठीक, अब आप देखिए भैया, मेरी बाइक यूज करने के लिए कि टू गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाने है ना, ये इन्फिनेटिव आ गया, ऑफिस की ओर जाने के लिए माई बाइक, मेरी बाइक, टू यूज इस्तेमाल करना, डबल इन्फिनेटिव, आई डैश हिम। ठीक, मैंने उसको दान दे दिया, तो भाई बाइक यूज करना देना, किसी को दान देना तो नहीं हुआ, कट गया। मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा, आई एडमोनिश्ड हिम। ठीक, मैंने उसको डांटा मेरी बाइक यूज करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या चलिए हो सकता है। चौथा कहता है सैंक्शन, स्वीकृति देना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सैंक्शन तभी होता है जब हम कोई स्वीकृति मांगते हैं लिखित में और फिर वो हमको सैंक्शन दे देता है। इसमें लीगल, ऑफिशियल, औपचारिक है ना, ऑफिशियल यानी औपचारिक अनुमति देना, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि वो खाली बाइक जाने के लिए बोल रहा है। तो अब बताइए, अलाउ किया या उसको डांटा। ठीक, दोनों हो सकते हैं। ठीक, लेकिन भैया नेगेटिव तभी आएगा जब कहीं क्वेश्चन में कुछ नेगेटिविटी निकल के आएगी। ठीक, वो हमसे बाइक मांग रहा है कि मैं ऑफिस तक जाता हूँ, हमने कहा भाई जा लो। ठीक, डांटा तब आएगा जब ऐसा कुछ लिख के आता कि भाई वो अंडर एज था, या उसके पास में लाइसेंस नहीं था, ठीक, या मुझे कहीं देर हो रही थी, मैं उसको देना नहीं चाहता था। जब तक नेगेटिविटी नहीं आएगी तब तक नेगेटिव वाला आंसर क्यों आएगा? लॉजिकल बात है, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं। ठीक है, तो साथियों हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। मैंने उसको ऑफिस के लिए बाइक ले आने की अनुमति दे दी थी। 13th, एजाइल, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड हो जाता है और एजाइल का मतलब जाता है, ठीक, बहुत ही क्विक, फास्ट। क्या निकालना है हमको? सिनोनिम निकालना। डल, इसका एंटोनिम हो जाएगा सुस्त, धीमा। स्टिफ, कठोर कड़ा, टफ ना, कठोर कड़ा। ठीक, स्टिफ का मतलब हो गया रिजिड, RIGID, रिजिड। तीसरा हो गया क्विक, एजाइल का मतलब हो गया क्विक, निम्बल। ठीक, एजाइल। क्लियर दिख रहा है? ये चौथा भी आ गया, निम्बल, निम्बल। तो क्विक, फास्ट, स्लिक, निम्बल, बल्कि स्विफ्ट भी आप लिख दें यहाँ पे। ठीक, ये 5 वर्ड ले लें। एजाइल का मतलब हो गया बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट, क्विक, फास्ट, स्विफ्ट, स्लिक, निम्बल। इन 5 का मतलब हो गया वेरी वेरी फास्ट, बहुत ही तेज। 5 एडजेक्टिव है। ठीक, और 2 और 4 आपस में सिनोनिम्स हो गए भाई, मैंने देखा नहीं। 2 और 4, स्टिफ और रिजिड। ठीक, 14 पे आते साथियों, ये आपने बहुत ही आसानी से कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस 2001। ओहो हो, सिंस 2001 को अंडरलाइन किया जाए। फॉर सिंस आ चुका है साथियों, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगना चाहिए, अगर और कोई टाइम रिलेटेड वर्ड नहीं है तो। ठीक, और टाइम रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है, सिंस 2001 लिख करके छोड़ दिया गया है, जिसका मतलब हो गया 2001 से लेकर आज तक, अब तक। तो इसमें लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आंसर नंबर 1। ही हैज बीन लिविंग इन दिस रिमोट कॉलोनी। रिमोट का मतलब हो गया दूर दराज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, वर्षगांठ। इस पर तो बताने की जरूरत ही नहीं, वर्षगांठ। ठीक, तो वर्षगांठ इन चारों में किसमें है भैया? वर्षगांठ तो उसमें सिर्फ 2 नंबर में आ रही है। ठीक, एनिवर्सरी, वर्षगांठ है ना, हम लोग बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी। ठीक, वैवाहिक वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ। ठीक है,
बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्म की वर्षगांठ। अच्छा, गाला, गाला का मतलब आता है कोई बहुत ही ग्रैंड शो, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, आयोजन, ठीक, एक वृहद आयोजन, ग्रैंड शो, GRAND, ग्रैंड शो, गाला। और कार्निवाल तो आप सब जानते होंगे भाई, गोवा कार्निवाल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, ब्राज़ीलियन कार्निवाल, ठीक, US में कार्निवाल यानी कोई बहुत बड़ा रैली, मेला, ठीक, फेस्टिवल, एक प्रकार का महोत्सव कार्निवाल, ठीक। और बैश के साथियों दो मतलब जाते हैं। बैश का एक मतलब आता है किसी को बुरी तरह से मारना, ठीक, बैश, ठीक, किसी को बुरी तरह से मारना, टू बीट समवन, BEAT। और बैश का दूसरा मतलब आता है पार्टी, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, ठीक, बर्थडे बैश यानी बर्थडे पार्टी, याद रखिएगा, BASH। मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो आपके लिए फटाफटी में। ठीक है, बैश के दो मीनिंग। बैश का पहला मीनिंग हो गया बीट, बैडली, किसी को बुरी तरह से मारना पीटना। और बैश का दूसरा मतलब हो गया कोई बहुत बड़ी पार्टी, सेलिब्रेशन, ठीक, और एक प्रकार का एक फेस्टिवल वाला माहौल, ठीक, बल्कि फेस्टिवल नहीं, फेस्टिविटी यानी एक, ठीक, समारोह, एक खुशी से भरा समारोह, फेस्टिविटी। फेस्टिवल से ही फेस्टिविटी बन जाता है, यानी फेस्टिव प्लस ITY यानी, ठीक, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल जैसा कोई आयोजन, ठीक, बहुत ही, ठीक, सुखद आयोजन, एक बर्थडे, एक पार्टी टाइप की हो गई, ठीक है। तो साथियों ये रहे बैश की मीनिंग, और 16 नंबर आपने आंसर निकाल लिया होगा, टाइम वेस्ट करना बेकार है। कन्वीनियंस में स्पेलिंग नंबर 1 मैटर कर जाएगी, CONVENIENC, कन्वीनियंस यानी आराम, आसानी, ईज, EASE, ईज, आसानी, ठीक। 17th, ठीक, चलो पहले आपको आंसर बता देता हूं। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बॉन्ड। तो देखिए आंसर तो इसका आसान है, लेकिन आपको बॉन्ड के बारे में दो बातें बताना चाहूंगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखो, चेक करो, सो रहे थे क्या? उठो, सब्जेक्ट बताऊंगा भाई। प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट के पहले फॉर लग गया है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट नहीं आता, तो प्रोजेक्ट तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बचा? फिर विल आ गया है, तो क्लियर है, वर्ब आ गया, तो सब्जेक्ट तो वर्ब से पहले आएगा, तो सब्जेक्ट बचा हमारे पास सिर्फ द फंडिंग। जीरेंड है फंडिंग, यानी फंडिंग होना, पैसा मिलना। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब टू, एंटायरली एडवर्ब और बॉन्ड मेन वर्ब, ठीक। बॉन्ड और विल बी प्लस बॉन्ड, ओ ठीक। वैसे बॉन्ड भी गलत है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। विल बी लगाकर सेंटेंस पैसिव में चला गया, विल बी के नीचे पैसिव लिख दो। तो भैया जब सेंटेंस पैसिव में चला गया है तो ऑब्जेक्ट से पहले ऑन लगेगा या बाय लगेगा? बस ये तो पैसिव पे आंसर निकल आएगा। विल बी एंटायरली बॉन्ड बाय द सेंटर, यानी इस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग सेंटर के द्वारा, ठीक, बियर की जाएगी। बियर का मतलब होता है किसी मुश्किल हालात से गुजरना। अब देखिए, अब आपको बियर के बारे में बता दूं मैं। देखो साथियों, जरा देखो, ठीक है। मैं आपको बियर पे ही जाऊंगा क्योंकि और दूसरे पे नहीं बताऊंगा। बियर मतलब बियर के भी कई मतलब आता है, लेकिन हम लोग इसी वाले पे जा रहे हैं। बियर का मतलब आता है सहना, झेलना, कष्ट से गुजरना या किसी मुश्किल हालात से गुजरना। और एज अ फ्रेज भी हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे इस केस में आता है द टू बियर द कॉस्ट, ठीक। यानी भाई इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हम बियर कर लेंगे, यानी हम झेल लेंगे, यानी हम अफोर्ड कर लेंगे, हम कष्ट, इस कष्ट से हम गुजर जाएंगे। तो बियर को हम लोग इस सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, टू बियर द कॉस्ट। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये,
17th, ठीक। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बॉन्ड बाय द सेंटर, हाँ ठीक, टू बियर द कॉस्ट या फंडिंग, बात एक ही होगी। यानी किसी महंगे प्रोजेक्ट का खर्च झेलना या वहन करना, ठीक है। बस ये याद रखना, ये बॉन्ड ये वाला होता है सहना और झेलना और ये वाला, और दूसरा जो बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड होता है पैदा होना, ठीक। पैदा हुआ था, और याद रखिएगा ये बॉन्ड हमेशा ऑलवेज पैसिव, ये बॉन्ड हमेशा पैसिव रहता है, क्योंकि पैदा आदमी खुद नहीं होता, पैदा हुआ था, ठीक। डाई हमेशा एक्टिव और बॉन्ड हमेशा पैसिव, ठीक। बॉन्ड पैदा होना ऑलवेज पैसिव और डाई ऑलवेज एक्टिव। मरता आदमी खुद है, पैदा आदमी खुद नहीं होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड और बॉन्ड की स्पेलिंग याद रखना कि ये BORN बॉन्ड सिर्फ पैदा होने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज BORNE बॉन्ड का मतलब है झेलना, किसी कष्ट से गुजरना। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है 19th पे आ जाता हूँ साथियों, 18th पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18th, ठीक। तो 17th का आंसर 2 आ गया है, ठीक। सॉरी 17th का आंसर तो देख ही लें, 17th का आंसर 2 आ गया। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली, ठीक। थोड़ा मैं तेज गति से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइमली समाप्ति हो जाए, ठीक। आपको देखना हो तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक। और जनरली क्लास में इससे थोड़ा सा स्लो स्पीड में कराता हूँ क्योंकि एक ही बार में बोलना है, एक ही बार में सबको नोट कराना है। यहाँ पे आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, यही इसका फ़ायदा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक। तो कोई ये ना सोचे इसको देख करके जो हमारी क्लास में ना रहा ऑफलाइन में कि इसी स्पीड से तेज़ी से पढ़ाते होंगे, नहीं भाई, हम धीमे धीमे चलते हैं, आराम से चीज़ें समझाते हुए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक। बिल्कुल एक सही स्पीड से जो होनी चाहिए। तो बहरहाल द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बॉन्ड, BORNE बॉन्ड, दो गलतियां होगी इसमें, एक तो बॉन्ड हो जाएगा ई लग के, और फिर बाय द सेंटर के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत उठाई जाएगी, सही जाएगी, झेली जाएगी। 18th, अब 18th पे आते हैं। आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। नॉट को अंडरलाइन करो और एनीबडी को अंडरलाइन करो, बिल्कुल सही है, ठीक। नॉट के बाद एनी आ सकता है, एनी के बाद नॉट नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। एनी अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक, तो उसके बाद में नॉट नहीं आ सकता है, नॉट के बाद में एनी आ सकता है, ठीक। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन को बताता हूं। तो साथियों आपके सामने ये 3 सेंटेंस मैंने लिख दिए, ठीक। मैंने आपको बताया था एनी के बाद नॉट, ठीक है। एनी अगर सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट का पार्ट है तो उसकी वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी इसके बाद में नॉट नहीं आ सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे एनीबडी हमारा सब्जेक्ट हो गया है साथियों, देखिए एनीबडी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, तो एनीबडी अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी ये सेंटेंस गलत हो गया है, ठीक। ये एनी और नॉट मिलकर क्या बन जाते हैं, एनीबडी और नॉट मिलकर नोबडी बन जाते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट होकर लिखा जाएगा, एनीबडी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, सेंटेंस गलत हो गया है, ये बन जाएगा नोबडी इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। एनी अगर हमारा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट का पार्ट है तो वो सेंटेंस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक। तब एनी और नॉट मिलकर नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ये एनी और नॉट मिलकर नोबडी हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार इसका रिवर्स रूल याद रखिएगा, पहले नॉट आ जाए और फिर एनीबडी या एनी आ जाए, ये रूल सही है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। आई डिड नॉट फाइंड एनीबडी, ठीक। आई डिड नॉट फाइंड, मैं ढूंढ नहीं पाया था किसी को भी, मैं ढूंढ नहीं पाया था किसी को भी, ठीक। गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाते हुए मैं किसी को भी नहीं देख या ढूंढ पाया था, ठीक। तो एनी के बाद नॉट नहीं आ सकता है, लेकिन नॉट के बाद एनी आ सकता है। एनी के बाद नॉट नहीं आ सकता है, लेकिन नॉट के बाद में एनी आ सकता है, करेक्ट है, ठीक। तो सेंटेंस देख लेते हैं।
आई डिड नॉट, नॉट को अंडरलाइन कर देंगे. सी एनीबडी, एनीबडी को अंडरलाइन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई डिड नॉट सी एनीबडी, मैंने किसी को नहीं देखा था, मैंने किसी को नहीं देखा था इन द ऑडिटोरियम. ठीक, ऑडिटोरियम में. ठीक, प्रेक्षागृह में मैंने किसी को भी नहीं देखा था. 19th, ये बच्चों वाला है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली. ठीक, ये तो क्लियर है कि इसमें नॉट ओनली आ रहा पहले पार्ट में, तो सेकंड वाले पार्ट में बट ऑल्सो आना चाहिए. ठीक, और वैसे सेंटेंस में एक गलती हो ही गई है. ठीक, और ये गलती आपके पेपर में जैसा दिया गया था वैसी थी. बहरहाल स्पीक्स आना चाहिए नॉट ओनली के पहले, है ना. टेक्निकल डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ. ही स्पीक्स. ठीक, क्यों होना चाहिए ना, कैसे होना चाहिए इसको देखो, कायदे में. फ्लुएंटली, फ्लुएंटली कहीं भी आ सकता है, चल जाएगा. क्योंकि भैया नॉट ओनली बट ऑल्सो में बड़ा क्लियर है कि नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो पार्ट कॉमन है यहाँ पे ही है सब्जेक्ट और स्पीक्स है V5, और ये दोनों कॉमन हैं क्योंकि ये दोनों के लिए आ रहे हैं. ही स्पीक्स हिंदी, सॉरी हिंदी, और ही स्पीक्स इंग्लिश. ठीक है, तो ये दोनों के लिए आ रहे हैं. तो यहाँ पे ही और स्पीक कॉमन है, सब्जेक्ट भी कॉमन है और वर्ब भी कॉमन है, जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आ रहे हैं. तो कायदे में स्पीक्स को भी नॉट ओनली के बाहर आना चाहिए था. बहरहाल वो हमारे करेक्शन का पार्ट नहीं था, तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन ये क्लियर था कि नॉट ओनली आ रहा है तो दूसरे वाले पार्ट में बट ऑल्सो भी आएगा आएगा, और सेंटेंस हो जाएगा ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी फ्लुएंटली बट ऑल्सो इंग्लिश. ठीक, खैर 20th पे आते हैं और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है. कह रहा वर्ड बताओ भैया कौन सा सही है. तो आप देखिए सकते हैं एक्स हिलरेट. ठीक, एक्स हिलरेट स्पेलिंग बिल्कुल सही है. सेकंड वाला हिलेरियस से बना हुआ वर्ड है ये. ठीक, और हिलेरियस. ठीक है, हिलेरियस से बना हुआ वर्ड है साथियों. ये 4 वर्ड बन जाते हैं हिलेरियस से. ठीक, ठीक है. एक्सिलरेट, हाँ सेकंड वाला आ जाएगा एक्सिलरेट. हिलेरियस का मतलब है बहुत ही मजाकिया. इंग्लिश में इसके लिए वर्ड हो जाता है क्या, ह्यूमरस, हंसी मजाक से भरपूर. ठीक है, हिलैरिटी, ITY लग गया, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया भाई. ठीक, ITY लग के नाउन हो गया. ठीक, मजाक, हंसी मजाक यानी ह्यूमर, और इसी से फिर AT लगा के वर्ब बन जाता है. एक्सिलरेट यानी खूब हंसी मजाक करना. ठीक, एक्सिलरेट खूब एक्साइटेड होना, टू बी एक्साइटेड. ठीक, थोड़ा सा चेंज होता मीनिंग, लेकिन ठीक है चल जाएगा. ठीक, उत्तेजित होना, खुश होना. ठीक, उत्तेजना से और एक्साइटमेंट से भर उठना. ठीक, एक्साइटेड, और ये नाउन हो गया एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना और बहुत उत्साह, उमंग, उल्लास, बहुत हंसी मजाक, शोर शराबा, धूम धड़ाका. ठीक, तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए आपके हिलेरियस रूट पर. चारों में हिला, देखिए हिलेरियस मजाक, हिलेरियस मजाक, हिलेरेट मजाक करना, हंसी मजाक करना, खूब उत्साह, उमंग, उल्लास से रहना, और एक्सेलरेशन एक्साइटमेंट, हंसी मजाक, उत्साह, उल्लास, उमंग, उत्तेजना. ठीक, एक्साइटमेंट. ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. और अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं साथियों, क्लोज टेस्ट. देखते हैं इसमें क्या निकल के आ रहा है. द नर्मदा रिवर, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ गए हैं. द नर्मदा रिवर डैश कॉल्ड द रावा, रेवा. ठीक, बट कॉल्ड, और कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, एंड कॉल्ड. जाहिर सी बात है इसमें तो सिर्फ ऑल्सो ही आता है, जिसको रेवा भी कहा जाता है. बट का मतलब हो गया लेकिन, और का मतलब हो गया या,
ऑल्सो का मतलब हो गया भी और एंड का मतलब हो गया और, ठीक। तो सबसे अच्छा आंसर जाएगा नर्मदा रिवर, ठीक, जिसको रेवा भी कहा जाता है, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड द रेवा, रेवा भी कहा जाता है। वॉज प्रीवियसली नोन, और भैया नोन के बाद में याद रखिएगा हमेशा एज आता है, जब उसका सेंस क्या हो, के रूप में जाना जाता था, ठीक। तो वॉज प्रीवियसली नोन एज, ठीक, नर्मदा, ठीक है। इट को अंडरलाइन किया जाए, इट यानी यह, कौन, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा या जो रेवा लिखा हुआ है, इट यानी नर्मदा इज अ रिवर, एक नदी है, इन सेंट्रल इंडिया, ठीक, केंद्रीय भारत में। एलोंग, भैया एलोंग के साथ में टू, विद, बाय और बिसाइड में, एलोंग के साथ में तो सिर्फ और सिर्फ विद ही आता है भैया, एलोंग विद के साथ साथ। इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया एलोंग विद द गोदावरी, अच्छा अच्छा, एंड द कृष्णा। तो कह रहा है कि केंद्रीय भारत में यह एक नदी है जो गोदावरी और कृष्णा के साथ साथ चलती है, या तीनों नदियां, मतलब दूर दूर हैं लेकिन तीनों नदियां, ठीक, एक पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के। फिर इट को अंडरलाइन किया जाए, क्लोज टेस्ट में हर लाइन पिछली लाइन से लिंक्ड होती है। इट यानी नर्मदा इज ऑल्सो डैश एज, फिर वही बात 24 नंबर पे, टोल्ड एज, सेड एज, नोन एज, स्पोकन एज, टाइम वेस्ट ना किया जाए, ठीक। इसमें दो आंसर आ सकते थे, नोन एज और स्पोकन एज, यानी इसको लाइफ लाइन और गुजरात और मध्य प्रदेश, स्पोकन का मतलब है कहा जाता है और नोन का मतलब है जाना जाता है। भैया कहा जाता है भी हो सकता है, जाना जाता भी हो सकता है, लेकिन कहा जाता है का मतलब है केवल कहा जाता है, और जाना जाता है का मतलब समझा जाता है, यानी कहने से ज़्यादा हो गया कि इस बात को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो जाहिर सी बात है समझा जाता है ना कि सिर्फ ऊपरी तौर पर कहा जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। और आगे लिखा भी क्यों, फॉर इट्स ह्यूज, ठीक, फॉर के लिए, किस बात के लिए जाना जाता है इसको लाइफ लाइन के रूप में, फॉर इट्स ह्यूज, नाउन गायब है साथियों, इट्स हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और ह्यूज हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, साइज बता रहा है, और फिर नाउन आएगा, ठीक, फॉर इट्स ह्यूज डोनेशन, 25 नंबर के ऑप्शन देखते हैं, डोनेशन, फिर वही बात, दान, रिफॉर्मेशन, इंप्रूवमेंट, सुधार, इरिगेशन, सिंचाई, और कंट्रीब्यूशन, योगदान। पढ़ लेते हैं पूरा। टू दीज स्टेट्स, अच्छा अच्छा, यानी इसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, ठीक, गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, जीवन रेखा माना जाता है। अगर इसको जीवन रेखा माना जा रहा है तो यह डोनेशन देती है, तो कटिया अनुदान, कोई भी नदी जो है वो दान नहीं देती। रिफॉर्मेशन का मतलब हो गया सुधार करती है। भैया लाइफ लाइन का मतलब तो हो गया कि यही जीवन देने वाली है, जीवन रेखा है इन प्रदेशों की। इरिगेशन और कंट्रीब्यूशन दोनों हो सकते हैं। इरिगेशन कहता है सिर्फ सिंचाई देती है, और कंट्रीब्यूशन कहता है कि योगदान देती है सिर्फ सिंचाई, सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों में भी इसका योगदान है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, आंसर नंबर 4, ठीक, कंट्रीब्यूशन टू दीज स्टेट्स, ठीक, क्योंकि भाई इसका धार्मिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है, पर्यावरणीय महत्व भी है, ठीक, और क्या बोलते हैं, सिंचाई तो उसका एक पार्ट है ही है, और भी कई तरह से ये, ठीक, फायदा पहुंचाती है। द नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है साथियों। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्कशन सही लगा होगा। आपसे ज़्यादा देना चाहूँगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक, वीडियोज़ में डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।